बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करने का ऐलान कर चुकी है। इससे पहले भी 5 जलसे हो चुके हैं। अब फैसले की घड़ी करीब आती जा रही है। पीडीएम को फैसला लेना है कि क्या वो रैलियां निकालेगी, अब क्या इस्तीफों की ऑप्शन पर गौर किया जाएगा या फिर लॉन्ग मार्च के बारे में सोचा जाएगा। जैसे जैसे ये वक्त करीब आ रहा है, पीडीएम का मुस्तकबिल भी चैलेंज होता जा रहा है कि क्या पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो बरकरार रह पाएगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए तैयार हो जाएगी। साथ ही साथ बात करेंगे मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई, उसमें शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया कि डायलॉग का ऑप्शन खुला रखें, किसी ऐसी तरफ ना जाएं कि वापसी का रास्ता ना हो, जिसमें मरियम नवाज ने चच्चा को ये वाज़े पैगाम दिया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत लंदन में बैठकर कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। करीब आ गया वक्त, 3 ऑप्शंस में से ऑप्शन चूज करनी है, पहली दूसरी ऑप्शन क्या होगी पीडीएम के लिए, क्या समझ रहे हैं, अब क्या फैसला जी? अब इनफैक्ट अगर देखा जाए तो आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि एक तो 13 दिसंबर को जलसा है, उसके बाद 27 का है और उसके बाद फिर सारे कार्ड्स खोल के सामने आ जाएंगे। और 8 दिसंबर को इनका बहरहाल सरबराही इजलास भी है पीडीएम का, और उसमें भी कुछ फैसले होंगे। देखिए, अब तक जो पीडीएम के अंदर हुकूमत को गिराने के हवाले से तो यकसुई पाई जाती है। यानी ये बात तो तय है कि मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ये तीनों चाहते हैं कि ये हुकूमत गिर जाए। बिल्कुल। लेकिन इस इत्तफाक से ही दरअसल इख्तलाफ राय जन्म लेता है, और वो इख्तलाफ ऐसा है कि मौलाना फजल रहमान का ख्याल ये है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मौलाना ये समझते हैं कि सारे तीर तरकश से निकाल के एक ही वक्त में चला दिए जाए। उनकी प्लानिंग ये है कि 27 दिसंबर को जब हम जलसे से फारिग हों तो उसके अगले दिन या जलसे के अंदर हम एक तारीख दें कि जनाब फलां तारीख को हम इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे। दूसरी बात साथ ही कहें कि जनाब जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो इस्तीफे लहरा के दिखाए जाएं कि जनाब ये इस्तीफे हैं सारे और ये इस्तीफे हमने दे दिए हैं और हम सिंध असम्बली तोड़ रहे हैं। तो गोया ये सारी की सारी चीज़ें बैक वक्त हों ताकि इस हुकूमत के पास कोई ऑप्शन ना बचे। ये है मौलाना फजल रहमान की राय। नवाज शरीफ साहब बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें खेल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं जैसे आप कहें, मैं तो इस्तीफे देने के लिए तैयार हूं। सही, ठीक है। तो गोया उन्होंने इस्तीफे देने की ऑप्शन तो वो एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है, और इस हवाले से काफी सारा काम लंदन से टेलीफोनों के जरिए, व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए हो चुका है कि कौन किसका इस्तीफा आ सकता है। बल्कि वो लोग भी आइडेंटिफाई कर लिए गए कि जो हो सकता है इस्तीफा ना दे। कहा जा रहा था ना कि नून लीग में से बहुत से लोग जी, तो वो सब आइडेंटिफाई हो चुका और उसके प्रोज एंड कॉन्स पे भी गौर हो रहा है। अच्छा, नवाज शरीफ के साथ ही जुड़ा हुआ एक जो नैरेटिव है वो है शहबाज शरीफ साहब का, जिसकी तरफ अभी आपने इशारा किया कि इसको आखिरी ऑप्शन रखा जाए, इस्तीफों पे इमीडिएटली ना जाया जाए, इस्तीफे वहां उनको जितना लंबा हो सकता है खींचा जाए ताकि फिर हम इसको ऐसा रास्ते, ऐसी बंद गली में ना फंस जाए जहां से वापस ना आ सके। ये है, यानी ये नुक्ता नजर भी दरअसल आप देखें तो नवाज शरीफ से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, महज हिकमत अमली का फर्क है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और तीसरा नुक्ता नजर है आसिफ अली जरदारी साहब का। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मीटिंग्स हुई अब तक, सदर आसिफ अली जरदारी आप अगर देखेंगे तो ये शेड, इनकी जो बात का शेड है वो क्लोज टू शहबाज शरीफ है। वो कहते हैं कि इस्तीफों की ऑप्शन रखें लेकिन इन हाउस चेंज करें, इन हाउस चेंज करें। मेरी मालूमात ये है कि पिछली बार जब आसिफ अली जरदारी साहब से गुफ्तगू हुई, मौलाना फजल रहमान की भी और नवाज शरीफ साहब की भी, तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हम इन हाउस चेंज की तरफ जाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने उन्हें कहा कि जनाब जरदारी साहब बिस्मिल्लाह, हम इन हाउस चेंज की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, फिर इन हाउस चेंज करना है तो इसकी जिम्मेदारी आप लें और एक वक्त का तयन कर दें। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जी जनाब इस पे हम बात करते हैं, इस पे गौर करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया गिलगित का इलेक्शन। तो गिलगित के इलेक्शन के बाद अब ये सूरत हाल तकरीबन वाज़ेह हो गई है कि इन हाउस चेंज के इम्कानात खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा, अब ये तो है 3 नुक्ता हाई नजर, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं, इस्तीफों का मामला, उस पर इत्तफाक राय हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। और लेकिन अल्टीमेटली अगर ये इस हुकूमत को गिराना है सेनेट के इलेक्शन से पहले तो शायद इस्तीफों के बगैर कोई ऑप्शन ना हो, और ऐन मुमकिन है इस्तीफे दे के भी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सके।
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ استعفے بھی دے دیں اور پھر خواہش بھی پوری نہ ہو, حکومت بھی وہیں کی وہیں رہے. شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا کچھ نہیں, تحریک انصاف نے 5 سال پورے کر کے جانا ہے. دیکھیے 2-3 باتیں. سب سے پہلے میں بصد احترام حبیب صاحب کی بات میں تھوڑا سا میرا ڈس ایگریمنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس پیج کے اوپر نہیں ہے کہ حکومت کو گرا دیا جائے. اچھا, وہ نہیں چاہتے. یہ بات مولانا فضل الرحمان صاحب ضرور یہ چاہتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کے نون کے اندر بھی وہ لوگ جو سسٹم کا حصہ نہیں ہیں, شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف ہیں, سسٹم کا حصہ ہیں. جو لوگ سسٹم کا حصہ نہیں ہیں یعنی نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادی, وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو گرا دیا جائے. آصف علی زرداری صاحب اس سسٹم کا حصہ ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی ایک صوبے کے اندر حکومت ہے, اور وفاقی حکومت کے اندر بھی وہ ایفیکٹولی اپوزیشن کا ایک بڑا کلیدی کردار ان کی پارٹی ادا کر رہی ہے. یہ کہنا کہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, یہ بات درست ہے. وہ حکومت کے خلاف مزاحمت کرنا چاہتے ہیں, یہ بات بھی درست ہے. کیا وہ حکومت گراتے وقت اپنی سندھ حکومت گرا کے واپس سندھ حکومت گرا کے الیکٹورل کالج توڑ کے وفاقی حکومت گرائیں گے؟ تو یہ بات ان کے لیے میرے خیال ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اس وجہ سے کہ آپ تھوڑی سی وار گیمنگ کر لیں. اگر آج گورنمنٹ گر جاتی ہے, سندھ گورنمنٹ بھی ریزائن کر دیتی ہے, وفاقی حکومت کے اندر بھی اگر سارے استعفے دے دیتے ہیں, جو کہ بالکل بھی بات درست نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ کل الیکشن ہو جائے گا. کیا کسی کا خیال ہے, حبیب صاحب نے اس ملک کی گلی گلی کونا کونا سڑکیں گھومی اور سروس کیے, کیا کسی کا پیپلز پارٹی کا اپنا بھی کیا یہ خیال ہے کہ وہ وفاقی حکومت بنائیں گے اگلے مہینے اگر یہاں الیکشن ہو جائے؟ تو وہ نہیں بنائیں گے. میکسیمم وہ کیا کر سکتے ہیں, میکسیمم کیا کریں گے, واپس سندھ کی حکومت بنا لیں گے. اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک ری الیکشن کے پروسیس کے اندر سندھ کی حکومت بھی ہاتھ سے جائے. تو آصف علی زرداری صاحب اس حکومت کو گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. جو دوسری بات آپ نے کی, مجھے یہ جو پی ایم ایل این کی ریزگنیشنز والی, تو ٹھیک ہے وار گیمنگ ہو رہی ہے, کون دے گا کون نہیں دے گا, لیکن پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو اس وقت پتا ہے کہ تمام لوگ ان کے ساتھ ان کی اپنی پارٹی کے موجود نہیں ہیں. ان کے اپنی پارٹی کے دوست یار بھی بند کمروں میں دروازے پیچھے یہی بات کرتے ہیں, اور دیگر پارٹیز بھی یہی بات کرتی ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر سے میجورٹی لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو سکتے ہیں, لیکن ایک سبسٹینشل ایسے نمبرز ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہیں. جو آپ نے بات شہباز شریف صاحب والی کی, دیکھیے شہباز شریف صاحب بڑے عرصے سے ایک, میں اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ میرے خیال میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا نیریٹو ہے اس کے اوپر یہ سب ایک ہے. یہ جو ہے نا کہ ایک کا بیانیہ اور ہے, دوسرا بیانیہ اور ہے, یہ ایفیکٹولی سیاست ہے. کور ایشو کے اوپر یہ ایک ہی ہیں. ہاں اس کور ایشو کو ریزالو کیسے کرنا ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک کانفرنٹیشن کی پالیٹکس کر رہے ہیں, ایک نہیں کر رہے. مریم صاحبہ نے جو کہا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈائیلاگ اوپن ہونا چاہیے, مریم صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے قیادت کر رہے ہیں. اس کو پیرافریز اگر کیا جائے تو مریم صاحبہ نے کہا کہ آپ مشورے نہ دیں جو آپ انچارج نہیں ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ صدر ہیں, اسی طرح جس طرح زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے دیگر لوگ وزیر اعظم تھے اور وہ حکومت کے سربراہ تھے, لیکن مہربانی کر کے جو چیزیں آپ نہیں کر سکتے یا آپ سے بالا تر ہیں وہ آپ نہ کریں. کیا اس کے اندر کوئی شک رہ گیا ہے اب, میں ایک جملہ صرف, کیا اس کے اندر کوئی شک رہ گیا ہے اب جبکہ ہم نے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے اپنے پروگرام میں پوچھا کہ کیا معیشت کی پالیسیز بہتر ہو رہی ہیں؟ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ جن میں سے کچھ نون لیگ کے انڈیپینڈنٹ بزنس مین نے کہا کہ معیشت کی پالیسیز کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے یا اس کی پالیسیز بہتر ہو رہی ہیں. کورونا کے اوپر اب سیکنڈ ویو ضرور آئی, لیکن کورونا کے اوپر باقی ملکوں سے اگر ہم کمپیئر کریں تو پاکستان کی پرفارمنس بہتر رہی, کچھ چیزیں بہتر ڈائریکشن کے اندر چلنا شروع ہو گئیں. کیا اس کے اندر کوئی شک رہ گیا ہے کہ اب پی ڈی ایم کے جلسے صرف اور صرف کچھ لوگوں کی, چند لوگوں کی انا کا کھیل ہے؟ کیا اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی اگر کیا ضرور ہے, لیکن کیا مولانا فضل الرحمان صاحب صبح آ جائیں گے تو دودھ کی قیمت آدھی ہو جائے گی, پیٹرول کی قیمت آدھی ہو جائے گی؟ مجھے آپ بتا دیجئے, آپ نے 20-25 تقریریں سن لی نون لیگ کی بھی, فضل الرحمان صاحب کی, ان کی کیا اکنامک پالیسی ہے, کیا چینج کریں گے؟ بہرحال پیپلز پارٹی, حبیب صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری منظور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیں, وقت قریب آ رہا ہے, اب آپ لوگوں نے فیصلہ لینا ہے, جب بات آ کر رکے گی استعفوں کی آپشن پر, تو کیا پیپلز پارٹی تیار ہے استعفے دینے کے لیے؟ صاحب ہر نظر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پریڈکٹیبل نہیں ہے. اور سندھ گورنمنٹ آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں گرائیں گے, آپ وہاں پہ استعفے نہیں دیں گے. ابھی یہ بتا رہے تھے کہ کون نواز لیگ کے ساتھ ہے اور کتنے لوگ ہیں جو نہیں ہوں گے, میجورٹی ان کے ساتھ ہوگی.
इमरान खान के साथ कितने लोग हैं जो पीटीआई में हैं? कितने लोग बचे थे काफी के साथ जब मुशर्रफ की छतर छाया ऊपर से हटी थी? कितने लोग रह गए थे? तो उसके साथ कितने लोग रह गए? उनके इत्तेहादी किधर जाएंगे? सब अगर आप एनालिसिस करते हैं तो कम से कम मुकम्मल एनालिसिस तो कीजिए ना, फिर बाकी नजर आता है कि किसके साथ क्या क्या है, इनके पल्ले क्या है, अपना कौन सा होता है, इनके पल्ले कौन सा इत्तेहादी है जो खुश है इनको। चौधरी साहब क्वेश्चन तो अगेन यही आता है ना, ये बात आपकी ठीक है, चलिए हम इसको ये आपका पॉलिटिकल नैरेटिव भी चले समझ में आता है, लेकिन अब तो अमल का वक्त आ रहा है ना आगे। जी चौधरी साहब कोई शायद आवाज अगर थोड़ी सी बेहतर हो सके। चौधरी साहब आपसे सवाल यह है कि इफेक्टिवली आपकी गवर्नमेंट को की तरफ नजर इस वजह से है कि आपके पास एक सूबाई गवर्नमेंट है, एक सूबाई हुकूमत है, और जब तक आप वहां पे मुस्ताफी होने का प्रिंसिपल्ड फैसला नहीं कर लेते तो बाकी सारी पार्टीज अपने अपने इस्तीफे दे के भी वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएंगी कानूनी तौर पे, जो कि री इलेक्शन की तरफ या मिड टर्म इलेक्शन की तरफ लेके जाए किसी भी चीज को। तो क्या आपकी पार्टी इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्रीड है कि हम सिंध गवर्नमेंट से मुस्ताफी होके वो गवर्नमेंट वो इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ देंगे? जी, जब हमने पीडीएम का फाइनल किए थे 26 पॉइंट, तो उसमें एक पॉइंट ये भी था और हम एग्री किया था कि जब भी जरूरत होगी और जब फैसला होगा सारी जमातों तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेगी। तो फिर उसमें दूसरी राय नहीं रह जाती। एक बात, दूसरी बात, ये जाएंगे कैसे? बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो ये इत्तेहादी टूटेंगे, उनके अंदर उनके हमायती जो है वो ओपन असेंबली में खड़े और तकरीरें कर रहे हैं कि किस मुंह से जाएं हल्कों के अंदर। महंगाई का क्या आलम है, बेरोजगारी का क्या आलम है, किसानों का क्या हालत है। इस वक्त मजदूर जो है वो मुजाहरे कर रहे हैं, मुलाजिम मुजाहरे कर रहे हैं, किसान मुजाहरे कर रहे हैं। चौधरी साहब दुरुस्त बात है, सॉरी कता कलामी की माजरत सर, लेकिन क्या बिलावल साहब ने ये नहीं फरमाया कि जब इस्तीफों पे बात हुई, उसी पे जरा एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब बिलावल साहब ने ये नहीं फरमाया कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएं तो हम उनको इस्तीफे दे देंगे? इफेक्टिवली लाइटर साइड पे है, लेकिन वो दिखे ना कि उसमें हमने एग्री किया ना जी इस्तीफों पे, सिर्फ तहरीकें जो है वो देना है, कैसे देना है। चौधरी साहब आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार फिर चौधरी मंजूर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। हबीब साहब, बात जो इस्तीफ़ों की हो रही है, जो बात साद ने भी की कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ आएंगे तो इस्तीफ़ा देंगे, एक ऐसी भी खबरें गर्दिश करी जो हम सवाल चौधरी साहब के सामने भी रखेंगे कि क्या इस्तीफ़े कौमी असम्बली से दिए जाएंगे या सूबाई असम्बली से? सुनने में आ रहा है कि कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े दे देगी, लेकिन सूबाई असम्बली से समझ लीजिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस हुकूमत को इसलिए गिराया जा रहा है कि कुछ लोग मुंतखब होकर दोबारा हुकूमत बना लें, ऐसा नहीं है। इस बात को एक तो जहन में बिठा लें। आम तौर पर जो तज्जिए में जब आप बुनियाद को नज़रअंदाज कर देते हैं तो दरअसल वहाँ पे फिर पूरे के पूरे नताइज गलत अखज़ करते हैं। प्रॉब्लम ये है जो इस वक्त है, जो दरपेश है, जो पॉलिटिकल हमारे लोगों को, वो ये समझ रहे हैं कि 2023 का इलेक्शन अगर हमने इस वक्त इस सिलसिले को, इस सेटअप को डिसकंटिन्यू न किया तो 2023 का जो इलेक्शन है वो मैनेज्ड होगा और फिर उसमें हमें हरा दिया जाएगा। बात मुकम्मल कर लीजिएगा। वैसे चौधरी मंजूर साहब, ये है असल प्रॉब्लम। ये नहीं है कि इस हुकूमत को गिरा दें और हम जल्दी से जनाब मैं टाई कोट पहन के हुक्मरान बन जाऊं, ऐसा नहीं है। एक पूरे लोगों को ये लग रहा है कि हमें एक दीवार के साथ लगाया गया है और बियॉन्ड 2023 भी हमें ऐसे ही रखा जाएगा। चौधरी साहब, सवाल आपसे ये है, आपने बिल्कुल दुरुस्त अभी निशानदेही की कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी के अंदर बहुत से मसाइल हैं, दीगर इस हुकूमत की गवर्नेंस में मसाइल हैं। तो सर, आप पीपल्स पार्टी के रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव हैं, पीडीएम का हिस्सा हैं, आपके पास कोई अल्टरनेटिव इकोनॉमिक पॉलिसी है? क्या आप निशानदेही कर सकते हैं कि इस हुकूमत की वो कौन सी चीजें हैं जो अगर आप हुकूमत में आ गए तो आप फौरन चेंज कर देंगे और महंगाई सडनली कम हो जाएगी और डॉलर प्राइसिंग ठीक हो जाएगी? जी बिल्कुल है। हमने पेट्रोल जो था वो एवरेज था $150 पे कीमत थी, हमने सारा पास ऑन नहीं किया था। सर अब क्या पॉलिसी आपके पास इस स्टेज बात कर रहे थे ना, आपका सवाल आ गया। जी, बात मुकम्मल कीजिए। अगर सारा पास ऑन नहीं करते
तो उसकी कीमत कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बिजली की कीमत कम हो जाएगी जब पेट्रोल की कीमत कम होगी। तो जो सर्कुलर डेट द्वारा देखें। दूसरी बात यह है कि हमने तनख्वाहें बढ़ाया, उससे लोगों की आमदन में इजाफा हुआ। हमने पेंशन बढ़ाई, लोगों की आमदन में इजाफा हुआ। हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किया, जिससे लोगों की आमदन में इजाफा हुआ, और उससे लोग बाजारों में गए। बाजारों वाले लाहौर और बड़े जो मार्केट थे उनमें गए, और वो मिलर्स के पास गए। क्या हमने 19 अरब डॉलर से उठाकर जो एक्सपोर्ट थी वो 26 अरब डॉलर पे नहीं लेकर गए थे? जी, आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी के बावजूद। ठीक है चौधरी साहब, आप अपने दौर के बारे में बता रहे हैं। जी जी, आने वाले वक्त के लिए भी आप लोगों के पास पॉलिसीज होंगी। चौधरी साहब, आपने बात की, क्या ये पॉलिसी नहीं है? जी जी, पॉलिसी तो हम अगले दिन नाफज कर सकते हैं। सही हो गया, सही हो गया। एक नोटिफिकेशन की जरूरत है। चौधरी मंजूर साहब, आपने बात की कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए तैयार है, एक नोटिफिकेशन की जरूरत है। सही। इसमें कौन सा जो है अलादीन का? चौधरी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही। बस मुख्तसरन ये बता दीजिएगा जाते जाते, आपने बात की इस्तीफों की कि पीपल्स पार्टी तैयार है। कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सूबाई असेंबली से इस्तीफे नहीं देगी पीपल्स पार्टी, कौमी असेंबली से दे देगी। इनमें कितनी सदाकत है? कोई बात नहीं है, अभी कोई फैसला नहीं है। जिस दिन फैसला होगा वो सारा जो भी पीडीएम की जमातें मिलकर फैसला करेंगी। पीडीएम बनाई किसने है? एपीसी बुलाई किसने? ठीक हो गया, आपने कहा कि पीडीएम की जमातें जो हैं वो मिलकर ये फैसला करेंगी। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद थे। अभी सर, पीपल्स पार्टी तो तैयार है इस्तीफे देने के लिए। देखिए, अभी तो मैं भी कह सकता हूं कि मैं भी असेंबली से इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मैं असेंबली का मेंबर नहीं हूं। बात यह है कि आपने किस वक्त देने हैं और आपने इसके लिए क्या सोचा है और उनके नताइज क्या होंगे। असल बात यह है, आपको पहले ये सोचना है कि मसलन जब आप इस्तीफे देते हैं तो अगर पाकिस्तान के अंदर हम दस्तूर की स्ट्रिक्ट किस्म की लफ्जी तशरीहात पे जाएं तो इनके इस्तीफों से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी हम ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, और सेनेट का इलेक्शन अगर डिले होगा तो हम असेंबली का इलेक्शन करवाएंगे, सिंध असेंबली का, और सेनेट में उसकी नुमाइंदगी हो जाएगी। देखिए, आपको पहले ये देखना है कि कहीं ऐसा माहौल क्या है कि कहीं इसकी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन की तरफ अगर पूरा मुल्क चला जाता है तो फिर क्या होगा। तो इसलिए हमें ये इनको भी समझ आ रही है और बाकी सबको भी समझ आ रही है। और लास्ट ही मैं अर्ज करूंगा, देखिए एक बात हमें समझ लेनी चाहिए और जो इन पार्टियों को भी समझ लेनी चाहिए। आज ये हुकूमत गिरा दें, इस्तीफे दे के गिरा दें, इस्तीफे को बगैर गिरा दें, उसके बाद ये बताएं कि ये हुकूमत बनाएगा कौन और फिर हुकूमत चलाएगा कौन। तो इसलिए ये सियासत तो गर्मा गर्म बहसें तो इस पे बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें ये सोचना है कि उसके बियॉन्ड क्या सूरत हाल होगी। अगर ऐसा वक्त आ जाता है कि इस्तीफे दे दिए जाते हैं, असेंबलियां टूट जाती हैं, नए इलेक्शन का वक्त आता है, तो क्या होगा? साथ कौन आएगा? देखिए सब, मैं जरा हबीब साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। ना सिर्फ ये कि अगर लेट्स से कि विश लिस्ट पूरी हो जाती है, इस गवर्नमेंट को गिराने की विश लिस्ट पूरी हो जाती है, कोई तरीका होता है कि ये सारे इस्तीफे देते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर इतना मॉरल प्रेशर बनता है, मीडिया वगैरह का प्रेशर बनता है कि जी आप अब सिंगल पार्टी गवर्नेंस नहीं कर सकते, वापस इलेक्शन के अंदर जाएं, इलेक्शन होता है, और लेट्स इमेजिन कि उसके बाद इनकी गवर्नमेंट भी बन जाती है, कोई कोalition के तौर पे नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब की कोई गवर्नमेंट बन जाती है, तो ना सिर्फ कि वो गवर्नमेंट चलेगी कैसे, बल्कि ये बताएं मुकदमात का क्या होगा। क्या वो नई गवर्नमेंट आके नैब के कानून को खत्म कर देगी? अगर वो नहीं करेगी तो क्या वजीर आजम साहब उस वक्त के जो भी होंगे वो नैब की भी पेशियां भुगत रहे होंगे और वजीर आजम भी होंगे? पूरा निजाम क्या जो बाकी के मिनिस्टर साहिबान हैं वो सुबह एंटी करप्शन में पेश हो रहे होंगे शाम को, या वो एंटी करप्शन का कानून खत्म कर देंगे? अगर कानून खत्म कर देंगे तो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस का क्या होगा? अवाम को क्या जवाब देंगे? आप इफेक्टिव गोल समझें। इफेक्टिव गोल क्या है? मैं एक जुमले में वाजे करूं, क्या नवाज शरीफ साहब का इफेक्टिव गोल चौथी दफा वजीर आजम बनना है? क्या नवाज शरीफ साहब इज ही नॉट सेटिस्फाइड विद 3 टाइम गवर्नेंस? अब वो प्राइम मिनिस्टर वो 5 दफा बनेंगे, फिर 5 से सेटिस्फाई नहीं होंगे, फिर 10 दफा बनेंगे, फिर 10 से सेटिस्फाई नहीं होंगे? ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो पैसा मुल्क से बाहर है, जो पैसा मुल्क के अंदर है, उसके अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के ऊपर किसी तरीके से बात की जाए, उसके अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को रोका जाए। जिस वजह से नैब के कानून को FATF के साथ मिला दिया, दीगर चीजों के साथ मिला दिया, नई गवर्नमेंट बन भी जाएगी तो वो मसाइल अदालतों के अपनी जगह मौजूद हैं। अभी ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद अब इन केसेस पर क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए। अब उनके इंतकाल के बाद वीडियो स्कैंडल केस का क्या बनेगा और साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के केस पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। हबीब साहब, अब सियासी तौर पर क्या असरात देखिए, सामने पॉलिटिकली आएंगे? तो इसमें ज़ाहिर है ये ऐसा मामला है जो सियासी भी है और जुड़ा हुआ है अदालत के साथ। बिल्कुल। अब यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। देखिए, पहला एक, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने ये वीडियो दिखाई थी, तो उस वक्त भी मेरी ये राय थी कि ये मामला अदालत में खुलना चाहिए था बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साबित होता। तो आपने सबसे पहले जो घोड़ा था वो गाड़ी के पीछे बांध लिया, तो उसके जो नताइज होते हैं वो हुए कि बहुत सारी डिस्कशन गैर जरूरी तौर पर इस इशू पे हुई। अब ये जब मामला अदालत में चला गया है तो अदालत में उनके सारे दलाइल को, चाहे अब वो सियासी थे, जो ओरिजिनली सियासी थे फिर बाद में कानूनी हुए, अब इन सारे दलाइल में एक बुनियादी कमजोरी पैदा हो गई है। वो ये है कि अब आप जिस वीडियो के बारे में जो मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे उस मौक़िफ़ को की वजाहत देने वाला दूसरा शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो गोया अब वो, मुझे नहीं पता कि कानूनी तौर पर इसकी अदालती मामले में इसकी कितनी अहमियत या उसकी अहमियत कितनी कम या ज्यादा होगी तो साथ ही बता सकता है, लेकिन पॉलिटिकली आपका अब एक ऐसा मौक़िफ़ जिसको आप कहते थे कि इसने फ़र्ज़ किया, अब वो अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, वो अपने अमाल के साथ अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। अगर कोई रिश्वत का इल्ज़ाम था या ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम था या कोई और इल्ज़ाम था, जो भी इल्ज़ाम था, अब आप उस इल्ज़ाम को रीअटर नहीं कर सकते, आप दोबारा नहीं बोल सकते। तो ये एक ऐसी कमज़ोरी वारिद हुई है, मेरा ख्याल है कि जो आगे पॉलिटिकली भी असर डालेगी और प्रोबेबली केस के ऊपर भी असरअंदाज होगी। कानूनी नुक्ते नज़र से इस केस पर अब क्या असरात होंगे साहब? देखिए, सबसे पहले तो जी हम दुआ गो हैं उनकी फैमिली के लिए कि अल्लाह उन्हें सब्र अता करे और वफात पा जाने वालों के दर्जात बुलंद करे। ये खबर सुन के एक दफ़ा तो इंसान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये तमाम अनाएं इस दुनिया में रह जाएंगी। अगली सांस का हमें पता नहीं है, तो ये लड़ लिया, मर लिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, इसकी वीडियो बना ली, उसको पैसे दे दिए, इसको बाहर सेटल कर दिया, इसको धमकी दे दी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक सांस की मार हैं और हम सबको इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए। जहाँ तक कानूनी बात है, मैं दो गुज़ारिशात करूँ। कानूनी मैटर इफेक्टिवली सेटल्ड है। अब इस हद तक के अरशद मलिक के वीडियो के रिलेटेड जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसके अंदर एक फरीक मौजूद है, हबीब साहब एक फरीक मौजूद है, यानी कि नवाज शरीफ साहब वाली साइड मौजूद है, दूसरे फरीक के 2 एफिडेविट्स मौजूद हैं। आपको याद होगा कि जब ये पूरा एपिसोड हुआ था तो 2 एफिडेविट्स अरशद मलिक साहब ने जमा कराए थे। अब अरशद मलिक साहब क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकती, उनके ऊपर जरा नहीं हो सकती, लेकिन उनके जो एफिडेविट्स हैं वो उनका मौक़िफ़ जाना जाएगा और अदालत आलिया उस मौक़िफ़ को सामने रखते हुए दूसरी साइड को सुन के इसका कोई फैसला करेगी। लेकिन इससे भी ज्यादा फैसले की जो हदोहाल हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट उसका तायुन कर चुकी है। आपको याद होगा कि जब ये वीडियो सामने आई थी तो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की गई थी और कहा गया था कि इस वीडियो के सामने आने के बाद नवाज शरीफ साहब के फैसलों को कलअदम करार दे दिया जाए और उनके खिलाफ उनकी जो कन्विक्शन है उसको खत्म कर दिया जाए। उस वक्त के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा, मेरा ख्याल है कि शायद चीफ जस्टिस नहीं थे, मैं माजरत खा हूं थोड़ी सी अगर टाइमलाइन ऑफ हो, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खोसा के सामने ये मुकदमा लगा उनके बेंच के अंदर और उन्होंने बड़े वाज़े तौर के ऊपर 3 ऑप्शंस डिक्लेयर कर दी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये 3 ऑप्शंस लिखी हुई हैं तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है और इसके नीचे की तमाम चीजों पे बाइंडिंग है। वो 3 ऑप्शंस क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपनी जजमेंट के थ्रू कहा कि एतराज जो उठाया गया है वो जज अरशद मलिक के कॉन्डक्ट के ऊपर एतराज उठाया गया है, एविडेंस और रिकॉर्ड के ऊपर एतराज नहीं उठाया गया। ये कहा गया है कि जज साहब जो हैं ये बायस्ड हैं, इनके ऊपर प्रेशर था। ये नहीं कहा गया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जो पेश किए गए हैं ट्रायल के अंदर, जो मनी ट्रेल पेश की गई है या नहीं की गई, उसके ऊपर किसी का कोई एतराज नहीं है। ये गलत है। ऐसी सिचुएशन के अंदर रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है, इसी रिकॉर्ड की बेसिस के ऊपर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि नया ट्रायल नहीं होगा, इसी रिकॉर्ड के ऊपर। वन ऑफ द ऑप्शंस नहीं सर, मैं 3 ऑप्शंस अभी बताता हूं। हाँ। इस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि रिकॉर्ड यही रहेगा, ये रीट्रायल नहीं होगा, रिकॉर्ड यही रहेगा। इसके बाद 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसी रिकॉर्ड को सुनते हुए खुद फैसला करते,
کہے کہ ہم ججمنٹ نیچے والی نہیں دیکھتے, ریکارڈ ہمارے سامنے موجود ہے, دونوں فریقین اپنی بحث کریں, ہم ریکارڈ کو دیکھ کے نواز شریف صاحب کی بریت کر دیتے ہیں, ایک آپشن. یا اسلام آباد سن کے, یا اسلام آباد ہائی کورٹ اسی ریکارڈ کو دیکھ کے دونوں سائڈز کی بحث سن کے دوسری آپشن ان کی کنوکشن کو اپ ہولڈ کر دے. تیسری آپشن کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسی ریکارڈ کو واپس ٹرائل جج کے پاس بھیجے, کسی بھی ٹرائل جج کے, غیر جانبدار کسی ٹرائل جج کے پاس بھیجے, جو ایویڈنس واپس ریکارڈ نہیں کرے گا اسی ریکارڈ پہ دونوں فریقین کی بحث سن کے اپنا فیصلہ کر دے. صحیح. یہ تین آپشن سپریم کورٹ کے تحریری فیصلے کے اندر موجود ہیں, اور جو بھی یہاں سے آگے کاروائی ہوگی وہ اسی تین کے اندر موجود ہے. ایک بات بتاؤ کہ اب ایک بات بھی ہوتی ہے کبھی کبھار کہ شاید ایک ویڈیو اور بھی موجود ہو, جی, ویڈیو کا کچھ حصہ موجود ہو جی, جس میں کسی شخص کا نام ہو, فرض کیا اس میں کا نام آتا ہے جناب یہ مجھے تو دراصل حبیب اکرم نے یہ کہا تھا, جی, جی, اور وہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں ارشد ملک صاحب. یہ ویڈیو ایک ایویڈنس کے طور پہ ہائی کورٹ میں پیش کر دی جاتی ہے, اس صورت میں کیا ہوگا؟ میں بالکل, آپ نے یہ حبیب صاحب کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے, اگر تو الزامات جج ارشد ملک کی انڈیویجول تک ہیں تو سپریم کورٹ کا جو آصف سعید کھوسہ صاحب والا, میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں, ارشد ملک ایک ایسی ویڈیو ہو جس میں ارشد ملک کسی دوسرے پہ الزام لگا رہے ہوں کہ مجھے فلانے نے پریشر کیا. اگر تو ریکارڈ پہ اعتراض نہیں ہے کہ ارشد ملک کہے کہ اصل میں تو ریکارڈ کچھ اور تھا, مجھے کہا گیا کہ اس ریکارڈ کو ضم کرتے, یا ایویڈنس میں بیان تو کچھ اور تھا, مجھے کہا گیا بیان غلط ریکارڈ کرواتے ہیں, یا کراس ایگزامینیشن پوری نہ ریکارڈ کروانا, اگر تو ریکارڈ پہ اعتراض ہے صحیح تو ری ٹرائل کی طرف بات جائے گی. اگر ریکارڈ پہ اعتراض نہیں ہے اور صرف ارشد ملک صاحب پہ اعتراض ہے کہ انہوں نے پریشر میں اس ریکارڈ کی بنا پہ غلط فیصلہ کر دیا, تو کسی اور جج صاحب سے کہا جائے گا کہ اسی ریکارڈ کی بنا پہ آپ صحیح فیصلہ کر دیں. وہ جج صاحب ٹرائل کورٹ کے جج بھی ہو سکتے ہیں, وہ جج صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی ہو سکتے ہیں. اگر ریکارڈ کے اوپر اعتراض نہیں ہے ویڈیو میں کسی بھی چیز میں, تو ریکارڈ یہی رہے گا, صرف ایک غیر جانبدار جج اس کے اوپر اپنا بریک کے جانے بڑھیں گے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان سٹیزن پورٹل کو 2 سال مکمل ہو گئے, کتنی شکایات کا ازالہ ہوا, شہریوں کو کتنا فائدہ ہوا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان سٹیزن پورٹل کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان سٹیزن پورٹل کے حوالے سے, ساتھ ہی ساتھ سول سروس ریفارمز کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھیے, پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. 2 سال میں 30 لاکھ لوگوں نے اس کو استعمال کیا, اور میں یہ چاہوں گا کہ اب مزید اس کو اور استعمال کریں اور ہم اس کو اور بہتر کرتے رہیں گے. اس میں ابھی تک تو زیرو فنڈنگ کے اوپر ہم یہ چلا رہے ہیں, نئے سول سروس ریفارمز بھی لے کے آ رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہم جب دیکھیں گے کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, جو پکڑا گیا اس کی ٹرانسفر نہیں کریں گے کہیں, اس کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں بھیجیں گے, اس کو پھر سروسر نکالیں گے. جو ہم اب نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں, اور اس کی جیسی الیکشن ہوگی یہ بالکل ایک انقلاب آ جائے گا. گاؤں کے لوگ اپنے لوکل نمائندے الیکٹ کریں گے, ڈائریکٹ فنڈ ان لوگوں کو جائے گا. دوسری چیز, جو بڑے شہر ہیں ان کا اپنا اب سسٹم بننا والا ہے, جو کہ ہم نئے اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں لے کے آئے ہیں. ان کے اپنے الیکشن ہوں گے, ان کی اپنی گورنمنٹ بنے گی. تو حبیب صاحب وقت کی کمی ہے, ایک سوال میں مطلب 3 in 1, سٹیزن پورٹل کا کتنا فائدہ ہوا شہریوں کو, پھر وزیر اعظم عمران خان جو بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس پر بتائیے گا, پھر ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے بتا دیا کہ کسی افسر کی شکایت آتی ہے تو تبادلہ نہیں ہوگا بلکہ نوکری سے برخاست کر دیا جائے گا. سٹیزن پورٹل کی جہاں تک بات ہے تو سٹیزن پورٹل پہ شکایات کون سی ہیں؟ میری گلی ہو گئی, میری گیس ہو گئی, میرا یہ ہوگا, تو ان میں سے بھی بہت سارے لوگ میرے پاس آتے رہے ہیں جنہوں نے اپنے مجھے نمبرز بھی دکھائے شکایت کے, انہوں نے کہا, اور اس پہ لکھ دیا گیا ہے کہ جناب شکایت آپ کی ریموو ہو چکی ہے, لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوا. تو وزیر اعظم کو میرا خیال ہے کہ جو ایک مس گائیڈ کرنے والی جو ایک بیوروکریسی ہے وہ بدستور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر موجود ہے, اور وزیر اعظم نے آج جو کچھ کہا ہے دراصل یہ اسی کا شاخسانہ ہے. نمبر 2, آج افسروں والی بات, بالکل بڑا اچھا کام ہے کہ جو افسر ہے نکما ہے, نااہل ہے, نالائق ہے, اس کو گھر بھیجنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے نکمے, نالائق اور نااہل آنے نہ پائیں. لیکن میں اس وقت اس بات کو مانوں گا کہ جس دن یہ پتہ چلے گا کہ آج 5 افسر نکال دیے گئے ہیں, کیونکہ ہمارے جو وزیر اعظم کی حکومت ہے اس کے اندر کم از کم 3 واقعات ایسے ہیں جن کی ACR میں لکھا ہوا ہے یہ نکما بھی ہے, یہ نالائق بھی ہے, یہ بدتمیز بھی ہے, یہ سینئر کا احترام بھی نہیں کرتا, اور یہ کسی بھی عہدے کے لیے انفٹ ہے. لیکن ماشاءاللہ
माशाल्लाह हमारे वजीर आज़म ने उसको फिट करके बड़ी अच्छी पोस्टिंग दे दी। तो लिहाजा ये बात वजीर आज़म अगर कर रहे हैं तो मुझे तो उस दिन यकीन आएगा जब कोई वाक़या रूनुमा होगा। जहाँ तक तीसरी आ गई बल्दियाती निज़ाम की बात, तो बल्दियाती निज़ाम भी मुझे उसी दिन यकीन आएगा जिस दिन बल्दियाती इलेक्शन होगा, क्योंकि मेरे ज़राए कह रहे हैं कि पूरी पीटीआई जैसी बल्दियात का निज़ाम आता है तो पूरी पीटीआई स्याह कपड़े पहनती है, सर में खाक डालती है और वज़ीर आज़म के सामने जाके 72 सीने पे मार के कहती है वज़ीर आज़म साहब सानू बचा लो बल्दियाती इलेक्शन तो। और मैं आपको मैं नेम बाई नेम बता सकता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट में कौन किस ओहदे पे बैठा हुआ है और जिसने जाके वज़ीर आज़म को ये झांसा दिया कि वज़ीर आज़म साहब ये ना करना, बस जुल्म ना हो जाए साढ़े उत्ते। तो ये जो तीनों बातें हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो की, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि वज़ीर आज़म तक इंफॉर्मेशन का जो जरिया है, जो सोर्स है, वो ठीक नहीं। यही 3 सवाल आपसे साथ। देखिए इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि तीनों इनिशिएटिव्स ठीक हैं। इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि हबीब साहब की बात दुरुस्त है कि जहां पे बहुत से लोगों को शायद सिटीजन्स पोर्टल के थ्रू रिलीफ नहीं मिला, वहां पे बहुत ना कहें चंद लोगों को रिलीफ मिला भी है। इस तरह के भी लोग मौजूद हैं जिनकी कहानियां मौजूद हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के सिटीजन पोर्टल के ऊपर कुछ शिकायत लगाई और उनके गली का लोकल मसला जो है हल हो गया, जो मैकेनिज्म इससे पहले मौजूद ही नहीं था। मतलब इससे पहले अगर उसी शख्स ने अपनी गली का कोई काम करवाना होता था तो वो पहले बल्दियाती इदारे हबीब साहब जो इस हुकूमत ने आके तोड़े। ऐसा भी वक्त रहा जब बल्दियाती इदारे भी मौजूद नहीं थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर 2013 के अंदर इलेक्शन हुए, दरमियान में ऐसा भी टाइम पीरियड था जिसमें बल्दियाती इदारे भी मौजूद नहीं थे। तो इनिशिएटिव अच्छा है। देखिए जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, मैं आपको बसद एहतराम कहता चलूं कि मेरे ख्याल में ब्यूरोक्रेसी के निज़ाम के अंदर बड़ी मेजर रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। ये पीटीआई के मंशूर का एक वादा था जो कि मेरे ख्याल में अभी भी पूरा नहीं हुआ। अभी भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट की जा रही है वो END यानी एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के थ्रू की जा रही है। हमारा सिविल सर्वेंट्स का एक एक्ट है, कानून है 1973 का। जब तक उस कानून के अंदर कुछ बुनियादी चीजें आप रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, END एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स के अंदर आप बेशक करते रहें चीजें, ये नामुकम्मल बात होगी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान में एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग होनी जरूरी है। बाय द वे जिसकी सबसे बड़ी रुकावट ब्यूरोक्रेसी खुद है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर उनको वो स्पेस मिलती है जो कि रेगुलर सिस्टम के अंदर ब्यूरोक्रेसी में नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है कि इस वादे को इमरान खान साहब जितनी जल्दी हो सके लेजिस्लेशन के थ्रू एक्ट के अंदर तरमीम करें। जिस तरह बाकी सारे वादे पूरे हो चुके हैं। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.